आज देखिए बेहतरीन और सबसे महंगे वाइन के ग्लास, दुनिया का सबसे पतला टीवी, दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल और सॉस जिसकी 2 लाख बोतलें एक दिन में बिकती हैं। हाउ डू दे डू इट? हम इंसान सदियों से वाइन को ग्लास में पीते आए हैं, मगर सभी वाइन के ग्लास एक जैसे नहीं होते। वाइन अलग अलग ग्लास से अलग अलग स्वाद देती है, इसीलिए आपको महंगी वाइन के साथ उसे एंजॉय करने के लिए महंगे ग्लास भी खरीदने चाहिए। बेहतरीन वाइन चाहती है कि उसे हमेशा क्रिस्टल, लोन और हाथ से तैयार किए गए ग्लास में पिया जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी। हाउ डू दे डू इट? नॉर्थ डेवन इंग्लैंड का ग्रेट टॉरिंगटन पूरे यूनाइटेड किंगडम में इकलौता शहर है जहां हाथ से क्रिस्टल ग्लास बनाए जाते हैं। ये कारखाना करीब आधी सदी से अच्छे ग्लास बना रहा है। सूरत भले ही बदल गई हो, लेकिन तरीका अब भी वैसा ही है। काम शुरू होता है सिलिका सैंड के इन बैग्स से। सैंड को सोडा ऐश और चूने के साथ मिलाया जाता है। ये 3 चीजें ग्लास बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। फिर लेड ऑक्साइड मिलाया जाता है। इसकी मदद से मामूली ग्लास क्रिस्टल ग्लास में बदल जाता है। 24% लेड ऑक्साइड मिलाने से ग्लास की डेंसिटी बढ़ जाती है और जब इस पर रोशनी पड़ती है तो ये चमकने लगता है। बाद में बैच को 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने के लिए भट्टी में डालते हैं। ये लावा से ज्यादा गर्म होता है, मगर फिर भी इस मिश्रण को पिघलने में 10 घंटे का समय लग जाता है। सबसे पहले ग्लास बनाने की शुरुआत हुई थी इजिप्ट में, वो भी 5000 साल पहले। पर नेचुरल ग्लास तो उससे भी पहले से बनता आया है। वोल्केनो के साथ बिजली कड़कने का असर इतना जोरदार होता है कि पत्थर भी कांच में बदल जाता है। अब इस गर्म गर्म सूप को शीशे के टुकड़ों में बदलना होगा। ये काम टोनी कमिंग्स करते हैं। टोनी की टीम भट्टी से पिघले हुए ग्लास के टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए स्टील ब्लो पाइप्स का इस्तेमाल करती है, जिसे गॉब कहते हैं। ये बस सिरप से भरा एक टिन है। इस काम को बहुत जल्दी करना होता है। पिघला हुआ ग्लास 20 सेकंड में ठोस हो जाता है, इसीलिए इसे जल्द से जल्द मोल्ड में डालना होता है। पाइप को घुमाने के साथ साथ उसमें हवा फूंकी जाती है। एंडी पॉपम ठोस गॉब से एक खोखला बल्ब बनाते हैं। मशीन भी ये काम कर सकती है, लेकिन वो इतनी बारीकी से इसे नहीं कर पाएगी। 2000 सालों में ये तकनीक ज्यादा बदली नहीं है। फर्क बस इतना है कि अब मिट्टी की जगह मेटल के ब्लोअर्स इस्तेमाल होते हैं और तब आंखों को बचाने के लिए ग्लासेस भी नहीं होती थी। अगला काम स्टेम बनाने का है। ग्लास के बेस को गर्म करने के बाद एक स्टेम पुलर बीच में से धीरे धीरे ग्लास को घुमाते हुए खींचता है और एक पतला स्टेम तैयार हो जाता है। आगे का काम टोनी देखते हैं, जो कोनों को फिर से गर्म करते हैं। ग्लास के टुकड़े को काटा जाता है और फुट मेकर की मदद से इसे घुमाया जाता है। इस काम के बाद ग्लास तैयार है। भट्टी से ग्लास बनाने तक का यह सफर सिर्फ 73 सेकंड में पूरा हो जाता है। इस रफ्तार से काम करके ये लोग हर दिन में 1000 से ज्यादा आइटम्स बना सकते हैं और इनको अपने काम करने के तरीके पर बहुत नाज है। कुछ लोगों को ये बहुत खतरनाक लगता है। जिन लोगों ने हमें यहाँ काम करते देखा है, उन्हें बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि यहाँ किसी को चोट नहीं लगती।
अब ग्लास को ठंडे और गीले चाकू की मदद से ब्लो पाइप से अलग किया जाता है। ये नुकीली धार जो ग्लास के ऊपर रह गई है उसे भी हटाना होगा। ग्लास के लिए क्रैकिंग ऑफ मशीन किसी खतरनाक मैरीगो राउंड जैसी है। एक टंगस्टन ब्लेड हर एक ग्लास पर सही ऊंचाई पर निशान बनाता है। उसके बाद एक गैस जेट उसी वीक लाइन को 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करता है और बचा हिस्सा कट जाता है। मशीन हर घंटे 200 ग्लास काटती है, पर अभी भी ग्लास पर तेज धार है। कुछ और ग्लास जेट रिम्स को पिघलाते हैं और तेज धार को स्मूथ कर देते हैं ताकि वाइन पीते वक्त आपके होंठ ना कट जाए। जिन लोगों को ग्लास डिल्यूशन की प्रॉब्लम होती है उन्हें लगता है उनकी बॉडी कांच से बनी है। फ्रांस के किंग चार्ल्स VI को भी ये प्रॉब्लम थी और उन्होंने अपने कपड़ों में लोहे के रॉड्स लगवाए और इसीलिए उन्हें चार्ल्स द मैड भी कहा जाता था। हर साल ये कंपनी 2,50,000 क्रिस्टल ग्लासेस बनाती है। लेकिन अगर आपको कुछ अलग चाहिए तो आपको एंग्रेवर निक डेवी की जरूरत पड़ सकती है। क्रिस्टल ग्लास को बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके रिजल्ट्स काफी क्रिस्टल क्लियर होते हैं। अमेरिकन्स एक साल में 6,000 करोड़ घंटे टीवी देखते हैं। मतलब एक इंसान साल में 6 करोड़ 60 लाख घंटे टीवी देखता है। पहला टीवी 1924 में स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लॉन्गी बेयर्ड ने बनाया था। उन्होंने एक पुरानी टोपी के डब्बे और अपनी बाइक लाइट से 2 लेंसेज का इस्तेमाल किया और वो HD नहीं था। आजकल बड़े और बेहतर टीवी सेट्स के दीवाने बढ़ गए हैं। LED टीवी, बड़ा आकार, बहुत पतला और बहुत मुश्किल से बनाया जाता है। हाउ डू दे डू इट? वेस्टल सिटी, टर्की। ये कारखाना 10 लाख स्क्वायर मीटर्स तक फैला हुआ है। मान लीजिए 200 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर। बड़े बड़े टीवी बनाना इसके बाएं हाथ का काम है। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन एक जांच से पता चलता है कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखने वाले बच्चों के सपने भी ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। क्या आप मानेंगे कि आने वाली पीढ़ियां 3D सपने देखेगी? बहुत बड़ी स्क्रीन्स का राज बहुत छोटा सा है। ये पट्टियां हैं लाइट इमिटिंग डायोड्स या LEDs। ये पिक एंड प्लेस मशीन LED को लाइट बार्स में लगाती है। मुश्किल ये है कि लाइट को एक स्क्रीन पर फैलाना है जो कि 1.5 मीटर चौड़ी है और उसके लिए चाहिए एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जिसे PMMA या पर्सपेक्स कहते हैं। लाइट जब एक तरफ से आती है, PMMA किरणों को शीट पर बराबर फैलाता है। दुनिया का सबसे बड़ा टीवी 7.5 मीटर चौड़ा है। वो 25 फीट होता है। जैसे 2 हाथी एक के पीछे एक खड़े हों और 2 हाथी उनके ऊपर खड़े हों। बस दिक्कत ये है कि इस टीवी को थोड़ा दूर से देखना पड़ेगा, जिससे इसे घर में लगाना मुश्किल है। प्रोडक्शन लाइन में एक रोबोट पैनल को लाइट बार के ऊपर रखता है। इसके बाद 2 ऑप्टिक फिल्म्स भी रखी जाती हैं जो लाइट को जोड़कर स्क्रीन के डिस्प्ले को ब्राइट और कलरफुल बनाती हैं। ये स्क्रीन ही है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या LCD। LCDs गाजर की वजह से आया था। मुझे पता है सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसकी वजह है, पहली, गाजर में कोलेस्ट्रॉल है जो सच बात है। दूसरी, कोलेस्ट्रॉल एक लिक्विड क्रिस्टल है। और तीसरी वजह, जिसने गाजर पर रिसर्च की थी उसी ने LCDs की तकनीक ढूंढी थी, तो LCDs गाजर की वजह से आया था। ये सच है। लिक्विड क्रिस्टल्स को काम करने के लिए पावर चाहिए और जिस यूनिट से पावर आती है वो इस मशीन से बनाई जाती है। ये एक तरह का छोटा शहर बनाती है। पूरी जगह पे बिजली चलती है, गेट्स हैं जिससे गुजरती है और इसे कंट्रोल करने के लिए टावर भी है। अगली लाइन पर वर्कर्स मदरबोर्ड को असेंबल करते हैं। ये टीवी का दिमाग है और आवाज से लेकर चैनल चॉइस तक सब कुछ कंट्रोल करता है। जांच होने के बाद बोर्ड उत्पादन लाइंस में जा सकता है
लेकिन वो इस बड़े से कारखाने से 3 किलोमीटर दूर है। तो ये काम रोबोट्स करते हैं। ये रोबोज किसी से नहीं डरते, पैसे बढ़ाने की मांग नहीं करते, और तो और ये कभी हड़ताल पर भी नहीं जाते। परफेक्ट। पावर बोर्ड और मदरबोर्ड को सबसे बड़ी असेंबली लाइन पर इंस्टॉल करने के बाद उन्हें कलर टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। हाई डेफिनेशन एलसीडी स्क्रीन्स में 20 लाख से ज्यादा पिक्सेल्स होते हैं और उन पिक्सेल्स में से हर एक में 3 सब पिक्सेल्स होते हैं। लाल, हरा और नीला, इन 3 रंगों को मिलाकर एक टीवी करोड़ों अलग तरह के रंगों को बना सकता है। टेस्ट किए गए टीवीज को रोबोट पैक करते हैं और आपके लिविंग रूम के लिए ये टीवी तैयार हैं, जिसके सामने आप अपना खाना लेकर हाउ डू दे डू इट देख सकते हैं। ये आपको एक आम स्विमिंग पूल जैसा लग सकता है, पर अंदर जाकर पता चलेगा कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा स्विमिंग पूल है जो 42 मीटर गहरा है। इसे आप पागलपन कह सकते हैं। ये पूल एक 14 मंजिली इमारत जैसा है। तो जब दुनिया के सबसे गहरे स्विमिंग पूल को बनाने और मेंटेन करने की बात आती है, तो हाउ डू दे डू इट? पाडुआ के पास मोंटेग्रोटो टर्नमे, नॉर्दर्न इटली में एक शानदार होटल टर्नमे मिलपीनी, 100 कमरे वाला 4 स्टार और एक लाजवाब स्विमिंग पूल के साथ। Y40 द डीप जॉय, दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल। सोचिए कि 23 आदमी एक दूसरे के ऊपर खड़े हैं। ये इतना गहरा है, अगर इसमें कुछ गिर जाए तो मिलना बहुत मुश्किल होगा। Y40 द डीप जॉय एक बहुत बड़ी फनल जैसा बनाया गया है। जब नीचे से ऊपर आते हैं तो पूल चौड़ा हो जाता है। इसमें किनारे, सुरंग और चट्टानें भी हैं। नीचे की तरफ एक सुरंग भी है जिससे आप सब कुछ बिना पानी में गए देख सकते हैं। ये पूल और होटल आर्किटेक्ट इमैनुएली बोअरेटो ने डिजाइन किया है। हमें इसमें तकनीकी दिक्कतें बहुत आईं और इसमें एक्सपर्ट इंजीनियर्स ने हमारी बहुत मदद की। सबसे पहली दिक्कत थी इस पूल के 43 लाख लीटर पानी को गर्म करना। 4 लोगों का परिवार 30 साल तक इतने पानी से काम चला सकता है। क्योंकि गोताखोर समुद्र से ज्यादा समय यहाँ बिताते हैं, तो इसे बाकी स्विमिंग पूल से भी ज्यादा गर्म रखना पड़ता है। इमैनुएली ने सोचा कि क्यों ना एक नेचुरल स्प्रिंग से पानी लिया जाए, जिसे जमीन की सतह के नीचे वोल्केनिक रॉक्स गर्म करती हैं। मतलब गर्म गर्म पानी, वो भी 100% नेचुरल। गर्म, बहुत साफ है। अब अगली दिक्कत थी पानी को साफ रखना। हर एक तैराक हर घंटे में लगभग 40,000 स्किन सेल्स और 3 या 4 बाल गिराता है। अगर एक पूल में बहुत सारे इंसान हो तो बहुत जल्दी आप एक नया इंसान बना सकते हैं। पूल की सफाई का काम इस बड़े पंप रूम का है। सैंड की मदद से इन पाइप्स में पानी एक दिन में 4 बार साफ किया जाता है। फिर वो कीड़े और बैक्टीरिया को मारने के लिए क्लोरीन और थोड़ा सा एसिड मिलाते हैं। स्विमिंग पूल में जो स्मेल आती है वो क्लोरीन की वजह से नहीं, बल्कि ये क्लोरामाइन नाम के कंपाउंड की वजह से आती है। और ये होता है जब क्लोरीन और यूरिन आपस में मिलते हैं। Y40 के बड़े पंप 6 घंटे तक घूमते हैं और पूरे पूल को साफ करते हैं और नेचुरल स्प्रिंग के पानी को 33 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रखते हैं। अब ये उम्बर्टो पेलाज़ारी जैसे फ्री डाइवर्स के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल सही है। उम्बर्टो पेलाज़ारी के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है और उनका बिना सांस लिए डाइविंग रिकॉर्ड 150 मीटर यानी 494 फीट है। सोचिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की लंबाई ऊपर से नीचे तक, और आप उसका 1/3 कर पाए हो। सारे फ्री डाइवर्स समुद्र में सीखते हैं, जो काफी खतरनाक है। ये दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां फ्री डाइवर्स इंडोर सीख सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि यहाँ शार्क्स का भी कोई डर नहीं।
अम्बर्टो गोता लगाने के लिए तैयार हैं और वो जितनी हो सके लंबी सांस ले लेते हैं। वेल्स भी गोता लगाने से पहले कुछ ऐसा ही करती है। कुछ डाइवर्स अपने हार्ट रेट को कम रख पाते हैं, जैसे ब्लू व्हेल अपनी धड़कन 1 मिनट में 60 से सीधे 6 तक कम कर सकती है। ये ऑक्सीजन बचाने का तरीका है। उम्बर्टो लंबी सांस लेकर डुबकी लगाते हैं। जैसे ही हम पानी में पहुंचते हैं, हमारा खून हाथ और पैर से सीधे दिलो दिमाग तक जाने लगता है। इससे ऑक्सीजन सप्लाई हमारे शरीर के जरूरी अंगों तक पहुंचती है। गहराई में पानी का दबाव बढ़ने से फेफड़ों पर जोर पड़ता है, जिससे वो दब जाते हैं और बहुत छोटे हो जाते हैं। ज्यादा गहराई में जाने से वो फुटबॉल के आकार से अंगूर के आकार तक सिकुड़ सकते हैं। अम्बर्टो के नीचे पहुंचने तक उनके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है और दिमाग सांस लेने के लिए जोर देता है। वो इससे लड़ सकते हैं और उनकी अपने दिमाग से लड़ने की काबिलियत की वजह से ही वो मुझसे और आपसे ज्यादा देर तक पानी के अंदर रह पाते हैं। पानी के अंदर सांस रोकने का रिकॉर्ड पूरे 22 मिनट का है। पूरे 22 मिनट का, जो हाउ डू दे डू इट के इस एपिसोड के बराबर है। बाकी स्कूबा डाइवर्स की तरह अम्बर्टो पानी के नीचे सांस नहीं लेते। इस वजह से उनके शरीर में नाइट्रोजन बबल्स बन सकते हैं, इसीलिए वो थोड़े बेंड होते हैं। सतह पर आते ही उन्हें एक और कमाल दिखाना होता है। सांस लेनी होती है, नहीं तो वो बेहोश हो सकते हैं। अगला पड़ाव समंदर में। दुनिया में हर साल 3 करोड़ 20 लाख टन से ज्यादा केचप का इस्तेमाल होता है। इतने केचप के लिए आपको 98 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितनी बड़ी बॉटल्स की जरूरत पड़ेगी। इसको बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जैसे कैटसप, कैटसिप, कॉटसप, कैचअप, कॉर्न चॉप एंड खटपक। मुझे ब्राउन सॉस पसंद है। ये कंपनी हर साल 650 मिलियन बोतलें और केचप के 11 अरब सैशेज बनाती है, लेकिन केवल 8 लोग इसे बनाना जानते हैं। हाउ डू दे डू इट? ये स्पेन का टोमाटीना फेस्टिवल है। ये 70 साल पहले बच्चों के बीच एक खाने की लड़ाई से शुरू हुआ था। अब ये एक एनुअल इवेंट है और मजेदार भी, जब तक कि आपको इसे साफ ना करना पड़े। इसके बाद ये लोग इसे उठाते हैं, इसमें नमक डालते हैं और आपको पैक करके बेच देते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि दुनिया सच में इस तरह काम करे? टमाटर छोड़िए, ये सुनिए कि केचप रेसिपीज शार्क के इंटेस्टाइन और ब्लैडर से शुरू हुई थी, जिनको 100 दिनों तक फर्मेंट किया जाता था। मुझे खुशी है कि अब ऐसा नहीं करते हैं। ये पता लगाने के लिए कि हाउ डू दे डू इट, हम नेदरलैंड्स के एल्स में आए हैं, दुनिया के कुछ देशों में से एक जिनको केचप से ज्यादा मेयोनीज पसंद है। तो जरा अजीब लगा जब यहाँ पर केचप का कारखाना मिला। ये कारखाना एक दिन में केचप की 10 लाख बोतलें बनाता है। इसके लिए बहुत सारे टमाटर लगते हैं, जो इन बहुत बड़े एल्यूमिनियम के बैग्स में आते हैं। हर बैग में करीब 250 किलो टमाटर का पेस्ट होता है, जिसे टोमाटीना से नहीं, मेडिटेरेनियन टमाटर से निकाला जाता है। जब 19वीं सेंचुरी में केचप बनाने के लिए टमाटर का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, तो प्रोडक्ट पीले रंग का था। लाल रंग का करने के लिए इसमें उन्होंने कोल टार को मिलाया, जो ज्यादा मिलाने से जहर बन सकता है। 100 सालों से इन्होंने कोल टार नहीं मिलाया है, लेकिन जब हमने इस रेसिपी के बारे में पूछा तो फैक्ट्री वालों ने कुछ भी नहीं बताया। नहीं नहीं, आप अंदर नहीं आ सकते। मुझे भी नहीं पता, पूरी दुनिया में सिर्फ 8 लोगों को इस रेसिपी के बारे में पता है। हाँ, हमें पता है। हमें पता है। स्पेशल रेसिपी में क्या है? हम बता नहीं सकते। नहीं। बहुत पूछताछ के बाद उन्होंने आखिर में बताया कि वो पेस्ट को विनेगर, चीनी और नमक के साथ मिलाकर उसे गर्म करते हैं।
उसके बाद एक थैली से जड़ी बूटियों और मसालों के मिक्सचर को ड्रम में डाला जाता है और इस तरह केचप बनता है। बाद में बैच को चेक करने के लिए एक्सपर्ट्स के पास भेज दिया जाता है, जिनका काम है सॉस खाना। सुबह आते ही कॉफी पीने से पहले हमें केचप टेस्ट करना पड़ता है। लोगों को ये अजीब लगता है, पर हमें इसकी आदत है। सबको केचप इसलिए इतना पसंद है क्योंकि ये उन चीजों में से है जो हमारे 5 टेस्ट बड्स को जगा देता है। मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन और नया। यमी। टेस्टिंग के बाद केचप को एक और टेस्ट पास करना पड़ता है। क्या है कि आज के जमाने में ये देखना जरूरी है कि केचप कितनी तेजी से गिरता है, तो केचप की भी स्पीड लिमिट होती है। 10 सेकंड में केचप सिर्फ 10 सेंटीमीटर ही गिरना चाहिए। ये बहुत जरूरी नियम है। इससे पक्का होता है कि केचप जरूरत जितना गाढ़ा है। ये मशीन केचप डालने के नॉर्मल एंगल पर होती है और फिर बॉफिन्स 10 सेंटीमीटर पर इसे टाइम करते हैं। ओके, शुरू करते हैं। अगर केचप इस टेस्ट को पास नहीं करता तो शायद उसे आगे नहीं भेजा जाएगा। अरे अरे अरे, बच गए। हाँ, ये अच्छा है। पेस्ट से केचप की बोतल बनाने तक सिर्फ 8 घंटे लगते हैं। इस ब्रांड की पहले कई किस्में मिलती थीं, लेकिन हेनरी हाइंस ने 1896 में सिर्फ 57 वैरायटीज ही प्रोड्यूस करने का सोचा, क्योंकि ये उनका लकी नंबर था। यही वजह है कि उनका कारोबार आज भी बहुत अच्छा चल रहा है। $1100 करोड़ का कारोबार, ये कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा है।